Hello students, thank you for the lovely support and for the encouragement. आप सभी अब लाइक करते हो, कमेंट करते हैं तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि यस अगली वीडियो होनी चाहिए. सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट. कुछ टॉपिक रह गए थे ओम्स लॉ के बाद, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी के बाद, तो वो पहले क्या है, चॉइस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर. अलग अलग पर्पज से अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं और अलग अलग उनकी रोल होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द वायर यूज फॉर द इलेक्ट्रिकली कनेक्शन एंड फॉर द पावर ट्रांसमिशन. आपके घर में जो सबसे बेस्ट मटेरियल यूज हो सकता है बिजली के लिए वो कौन सा है? ठीक है, आधे बच्चों को पता होगा कॉपर, बट जैसे हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो वो कोई नहीं यूज करते. और हम सबको रीजन पता है, लोग बाग ऐसे कैंची लेके बैठे रहेंगे, बिजली गई और एकदम तार काटा. ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली, तो गवर्नमेंट को बहुत कॉस्टली पड़ेगा, हम सबके लिए भी कॉस्टली होगा, इसलिए हम उसे यूज नहीं करते. अदर देन सिल्वर हम लोग कॉपर या एल्यूमिनियम को यूज करते हैं. नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वायर. रेजिस्टेंस वायर मतलब एक हम चाह के कि हमें वहां पे हैवी लोड रेजिस्टेंस चाहिए और टेम्परेचर चेंज हो तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए. तो मैग्नेट हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज्यादा चेंज नहीं आता बट हाई रेजिस्टेंस होता है. ऐसा क्यों बताया? क्योंकि वैसे ही कुछ हीटिंग एलिमेंट भी होता है. हीटिंग एलिमेंट मतलब जो आपके प्रेस में, टोस्टर में, यानी जो भी चीजें गर्म करने के लिए यूज होती है, आयरन ऑट्स में, हीटर गीजर, इन सब में यूज होती है, वो क्या है? हीटिंग एलिमेंट. नाइक्रोनियम वायर के होते हैं हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ साथ. ठीक है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं होता, सिर्फ रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए. फ्यूज वायर. फ्यूज वायर हम अभी हाउस होल्ड सर्किट जब पढ़ेंगे तब वहां पे और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमारे जो इंडिया में जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई फ्यूज वायर बुक गया, वहां कॉपर का तार लगा के हम इस जुगाड़ से इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं. वहां पे फ्यूज वायर का एक रोल होता है. फ्यूज वायर का रोल क्या होता है कि जैसी हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस करंट आता है तो I²RT की वजह से, एक फॉर्मूला भी आप आगे पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस की वजह से वो पिघल जाता है. और जैसे ही पिघला तो सर्किट कैसा हो जाता है? इनकम्प्लीट. और जब इनकम्प्लीट सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता. हीटिंग एलिमेंट मैं भी आपको बता चुका हूं, नाइक्रोनियम वायर इसका. ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टर. सुपरमैन जस्टिस लीग जो नहीं आई है, ठीक है, सुपर, मैंने वैसे ही लिखने की कोशिश करी, सुपर कंडक्टर. वर्ड ही बता रहा है सुपर कंडक्टर. हम क्या चाहते हैं कि कंडक्टर कैसा हो? कंडक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो. कहते हैं इंसान परफेक्ट कौन सा होता है? जिसमें कोई पाप ना हो, जो गलतियां ना करता है. जैसे सुपरमैन को दिखाया गया वो सब कुछ अच्छा कर रहा है. ठीक है, तो वैसे कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है, सुपर कंडक्टर, जिसमें रेजिस्टेंस हो ही ना. उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत. अब सुपर कंडक्टर बनता कब है? जब टेम्परेचर को हम लो करते चले जाते हैं और रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबल यानी जीरो हो जाए, तो उस केस में हम उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं. अब ये तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता नहीं है, बट हाँ कुछ हमने लिखे, जैसे मरकरी बिलो 4.2 केल्विन के अगर हम नीचे लेके चले जाएं तो हाँ वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, और लेड अगर 7.25 केल्विन के नीचे जाए तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है. सुपर कंडक्टर का रोल यही है कि अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारा सारा वोल्टेज यानी सारा पोटेंशियल करंट बना रहा है, और जिसकी वजह से हम सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे. तो होपफुल ये चीजें समझ में आई होंगी. एंड थैंक यू जो आप लोग सपोर्ट करते हैं. और डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक और प्लेलिस्ट का भी लिंक है, तो उस पर प्लीज क्लिक करिए अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स. और जो मैंने लिखा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम बोर्ड, क्योंकि वहां वो बहुत इजी क्वेश्चन को पिक करने के लिए टारगेट में बैठे हैं. तो प्लीज नोट डाउन एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ क्या होता है, और हमें उसी में पढ़ना है टीवी वो वाला टीवी नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो. ये टीवी है टर्मिनल वोल्टेज. सो मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिख रखी है. ईएमएफ की 2 डेफिनेशंस हैं और टर्मिनल वोल्टेज की यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिख रखी हैं. इनका रोल क्या है, क्यों लिखी है ये, इसको अभी हम समझेंगे. ठीक है, सो ईएमएफ का मतलब क्या लिखा है? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, दैट इज व्हेन अ सेल इज इन ओपन सर्किट. ओके, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज वो देखो,
क्योंकि उसके बाद ये बेहतर समझ में आने वाला है। तो अगर मैं बोलूं कि ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ समझने से पहले आप समझो वोल्टेज क्या था। वोल्टेज वो चीज थी जब हम चार्ज को एक जगह इकट्ठा करते थे तो वहां पे क्या हो रहा था, वोल्टेज डेवलप हो जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे वोल्टेज क्या बोल रहा है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। ऑब्वियसली अगर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा सेल से, इसका मतलब आपने बाहर से सेल में कोई भी करंट नहीं लगाया, यानी कोई भी तार आपने बाहर से नहीं लगाया। इतनी बात समझे। अब वो कह रहा है जब कोई भी तार नहीं लगा बाहर से, यानी व्हेन सेल इज एन ओपन सर्किट, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये एक सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें पड़ा हुआ है, तो अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। क्लियर है कि सेल में सिर्फ इलेक्ट्रोड्स है, कोई भी बात, क्योंकि अगर जैसे तार लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली एक नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे। तो उसकी बात नहीं कर रहा। व्हेन सेल इन ओपन सर्किट, इसे कहते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, जब कुछ भी एक्स्ट्रा ना लगाया हो। क्लियर, सो दिस इज योर ओपन सर्किट। फिर वो बोल रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, जो टर्मिनल पे पोटेंशियल है, यानी जो चार्ज इकट्ठा हुआ है दोनों तरफ, उनमें जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, अभी मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया होगा कि ईएमएफ क्या है, क्योंकि ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग पे लेके चलता हूं। वर्किंग क्या थी कि ईएमएफ क्या था। हम जब चार्ज को इकट्ठा करते थे, अगर आपको याद हो पिछली प्रीवियस वीडियो अगर आप देख के आए तो बहुत अच्छे से याद होगा, नहीं है तो देख के आना। ठीक है, बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। तो उसमें क्या था, उसमें एक चीज थी कि जब हम एक एक चार्ज को इकट्ठा करते थे तो दूसरे चार्ज उस पर क्या लगा था, रिपल्शन लगाता था। फिर हम उससे जबरदस्ती करते थे और जब तक चार्ज को इकट्ठा करते रहते थे जब तक उसका रिपल्शन उस केमिकल एनर्जी के बराबर नहीं हो जाता। तो वही चीज थी कि मतलब चार्ज को इकट्ठा करने में ताकत लगी। तो वही है, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंड और अ वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन बताना एक ही चीज होती है, जूल ही कैसा यूनिट होती है, एनर्जी की डेफिनेशन ही होती है टेंडेंसी टू डू वर्क। सो स्पेंड और द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको फॉर्मूला पता होगा, V इक्वल्स टू W बाय Q। तो V को ही डिफाइन कर रहा है W बाय Q, यानी एक तरीके से पोटेंशियली डिफाइन हो रहा है W बाय Q में। पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। और जब कंप्लीट सर्किट बात करता है तो कंप्लीट सर्किट में हमेशा याद रखो, आपने सर्किट देखे होंगे, ऐसे बन रहा होता है, रेजिस्टेंस होता है, एंड देन वो आगे एक कभी कभार आप ऐसा कुछ देखते हो। तो इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। एक सर्किट तो ये बाहर कैपिटल आर और एक स्मॉल आर ये वाला। तो कैपिटल आर जो है वो क्या है, कैपिटल आर है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, आपका पंखा हो सकता है, आपका फ्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रेजिस्टेंस। और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर आपका सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। अब मैं सेल के अंदर का रेजिस्टेंस समझाता हूं क्या होता है। जब आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कंपाउंड 100% आयोनाइज नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है। जो मॉलिक्यूल्स रह गए वो रुकावट का काम करते हैं आपके उस इलेक्ट्रोलाइट में। तो सेल में जो मॉलिक्यूल्स रुकावट का काम कर रहे हैं आयंस को मूव करने में, वही है उसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सेल का होता है। तो कहीं ना कहीं सेल को उस मतलब केमिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, उसे कुछ वर्क डन उस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करने में लग रहा होगा। और फिर वो बाहर आप सर्किट में कुछ भी लगाते हो, पंखा फ्रिज जो भी लगाते हो, उसे चलाने में भी लगता है। सो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल, दैट मीन्स द सर्किट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, यानी इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्या है। ठीक है, कि वर्क डन, तो अगर मैं एक तरीके से समझूं कि दो जगह वर्क डन कर रहा है, एक टोटल वर्क डन, ठीक, टोटल, तो एक हो रहा है आउटसाइड और एक हो रहा है इनसाइड। ठीक है, इनमें सब में Q ही चार्ज फ्लो करा है, तो सबको Q से डिवाइड अगर मैं कर लूं, क्योंकि यूनिट चार्ज बोला है तो Q से डिवाइड कर लूं, तो V इक्वल टू W बाई Q था। तो दिस इज योर वर्क, टोटल वर्क डन, जिसे उन्होंने EMF बोला, EMF का सिंबल E या एप्सिलॉन, पेट कटा एप्सिलॉन बोलते हैं इसे।
ठीक है, तो ई लिख देता हूं मैं यहाँ पे इक्वल टू, ये क्या है, ये आउटसाइड द वर्क डन है। अभी आप चल के जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे टर्मिनल वोल्टेज, तो इसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है अंदर का, तो इसे छोटा वी से मैं रिप्रेजेंट करता हूं अभी। ठीक है, अभी समझ में आएगा। अब इधर की तरफ आते हैं। इधर की डेफिनेशन क्या कह रही है, व्हेन अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, दैट इज द सेल इज इन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब करंट ड्रॉन कब होगा, जब क्लोज सर्किट होगा। ऑब्वियसली जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा, क्या करंट आप ड्रॉन कर सकते हो, कर ही नहीं पाओगे भाई, कैसे ड्रॉन कर लोगे। करंट तभी ड्रॉन होता है जब सर्किट कैसा हो, क्लोज सर्किट हो, तभी तो करंट डेवलप होगा। तो क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी है, बैटरी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, दो ही टर्मिनल्स होते हैं बैटरी में, उन टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उसी वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। उन्हीं जगह पे जो वोल्टेज आ रही है उसे टर्मिनल वोल्टेज कहा जाएगा। अब देखो ये है टर्मिनल वोल्टेज, जो वी जो मैंने रिप्रेजेंट करा है, समझ में आ रही है बात, ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज। अब ये तो डेफिनेशन थी, अब वर्किंग के बेसिस पे देख लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन अ कैरिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्योंकि करंट के बेसिस पे हम बोल रहे हैं। अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल, अराउंड द सर्किट मतलब सिर्फ बाहर बाहर का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल अगर मुझे आउटसाइड द सर्किट निकालना है, तो आप इनसाइड द रेजिस्टेंस नहीं ले सकते, मतलब इलेक्ट्रोलाइट वाला जो रेजिस्टेंस है उसे कंसीडर नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक्सटीरियर रेजिस्टेंस से ही आप निकाल सकते हैं। तो ईएमएफ जो है वो दो तरीके काम करता है, मतलब ईएमएफ की ताकत दो बात में बढ़ जाती है। एक जो सर्किट के बाहर की तरफ है, और एक जो अंदर सेल के है। तो इसको छोटे भाई साहब को, छोटे भाई को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब इसने ये पूरा वी ने काम नहीं करने दिया, इस छुटके से वी ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी को क्या कर दिया, कंज्यूम कर लिया। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी। तो E इक्वल टू वी प्लस स्मॉल वी, और छोटा वी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। तो अब डेफिनेशंस को जरा पहले देखो। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो पोटेंशियल जब हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं तो करंट होगा उस सेल में, और इसमें करंट नहीं होगा। तो यानी अगर ईएमएफ निकालना है तो उस समय उस सेल में कुछ नहीं लगाना चाहिए, कोई एक्सटीरियर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, उस वक्त जो वोल्टेज होगी वो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि स्मॉल वी जो है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब सेल ही मतलब स्मॉल वी क्या होता है, स्मॉल वी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को इनएक्टिव करने का एक तरीका क्या है, करंट दो ही मत। तो जब ये स्मॉल वी नहीं होगा, यानी इफ स्मॉल वी इक्वल टू जीरो, तो ईएमएफ ही क्या हो जाएगा, वी नहीं हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज ही क्या हो जाता है, ईएमएफ हो जाता है ओपन सर्किट में। तो बात समझ में आ रही है कि ओपन सर्किट में जब होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ही क्या बन जाता है, ईएमएफ बन जाता है। और फिर वो क्या बोल रहा है, सेल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी ही को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जो वोल्टेज वो दे रहा है, सिंपल वो जो बैटरी वोल्टेज दे रही है। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा। अब देखो ध्यान से बुद्धि चलाओ, इसमें ये जो वोल्टेज है ये इंटरनल वोल्टेज का भी काम कर रहा है और एक्सटर्नल भी कर रहा है, और ये सिर्फ एक्सटर्नल है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, ठीक। और जब इंटरनल वोल्टेज नहीं होता, कब, जब ओपन सर्किट होता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पिक्चर। अभी देखो, द ईएमएफ ऑफ द सेल डिफाइन एज द एनर्जी स्पेंड पर यूनिट चार्ज, डिफाइन एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक ही बात है, एनर्जी स्पेंड या वर्क डन पर यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल, अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस अ टर्मिनल, टर्मिनल से टर्मिनल, बस। मतलब अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये अगर बैटरी है, ऐसे हम दो सेल लगाते हैं तब जाके बैटरी बनती है। एक ये मान लो रेजिस्टेंस ऐसा भी, एक रेजिस्टेंस और मान लो, एक और ये मान लो, ये मतलब दो तीन पंखे मान लिए एक, ठीक, इस तरीके से। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बैटरी बोलते हैं। तो इसमें यानी यहां से यहां तक का जितना वोल्टेज लगा वो वोल्टेज है आपका टर्मिनल वोल्टेज। और वो कह रहा है यहां से घूम के यहां से आके वापस इसी पॉजिटिव पोटेंशियल तक आना, यानी सेल के अंदर भी मूवमेंट करवाना, वो होता है
आपका क्या, उसे कहते हैं ईएमएफ। यानी अगर इनसाइड द सेल के वर्किंग यानी पोटेंशियल, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या है, छोटा वी, यह छोटा वी, और यहां से बाहर का पोटेंशियल क्या है, कैपिटल वी। तो कैपिटल वी में स्मॉल वी प्लस कर दो, तो यही तो है ईएमएफ। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्मॉल वी को जीरो करने के दो ही तरीके, या तो करंट जीरो कर दो या इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर दो। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कब होगा, जब टेम्परेचर हाई कर दो, जो हमारी इंडियन की माताएं करती हैं, हमारी इंडियन मॉम्स क्या करती हैं, लो सेल, अरे हम बोलते हैं मम्मी सेल खत्म हो गया, अरे कहाँ खत्म हुआ, अभी तो और भी चलेगा, क्यों, उस सेल को लेकर धूप में रख देती है। तो क्या हो जाता है, जैसे उस सेल को लेकर धूप में रखती है वो हीटअप होता है, और हमने पढ़ा है भाई जैसा टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोलाइट की एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ जाती है। तो वही चीज यहां पे भी हुई है। होपफुली बात समझ में आई होगी। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ भी पोटेंशियल है और टर्मिनल वोल्टेज भी पोटेंशियल है। बस ये वो पोटेंशियल है जो कि सेल के अंदर भी काम करता है और सेल के बाहर भी काम करता है। ये सिर्फ सेल के सर्किट। तो अगर मुझसे टर्मिनल वोल्टेज पूछी तो मैं क्या करूं, ईएमएफ पूछेंगे तो मेरे को दोनों निकाल के ऐड करने पड़ेंगे, और टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे तो सिर्फ V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, इस वाले स्मॉल वी में आई आर ये स्मॉल आर होता है, और कैपिटल वी में आई आर कैपिटल आर होता है। कैपिटल आर क्या है, इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज ये चीज समझ में आई तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं मैंने डिफरेंस लिखा है ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल वोल्टेज। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे प्लीज पॉज द वीडियो और उसे नोट कर लिए, उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। तो होपफुली आप लोगों ने पॉज करके नोट कर लिया होगा। एक एक करके हम समझते हैं कि क्या है ईएमएफ ऑफ सेल। इट इज मेजर बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन अ कंप्लीट सर्किट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। जैसा डेफिनेशन ने बताया था और उसके वर्किंग के बेसिस पे कि ईएमएफ वो वर्क डन है, यानी ईएमएफ वो वोल्टेज है जो कि एक टेस्ट चार्ज को सर्किट के बाहर भी और सर्किट के यानी सेल के अंदर भी पूरा मूव करने में हेल्प करता है, ये वो है। और आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इट इज मेजर द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन अ सर्किट, यानी आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर की बात नहीं होती, तो सेल के अंदर की बात किस में होती है, ईएमएफ में होती है, टर्मिनल वोल्टेज में। तो प्लीज इसको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि मैं इसे रब करने वाला हूं। अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी ये एक्सप्लेन करा था। तो दोबारा मैं बता रहा हूं कि ईएमएफ का मतलब होता है सेल को पूरा मूव कराना, सर्किट के बाहर भी और सर्किट के सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। और टर्मिनल वोल्टेज का काम सिर्फ और सिर्फ बाहर, यानी पेरेंट्स का रोल ये है, आपके पेरेंट्स, आपको पेरेंट्स का रोल का क्या होता है, घर के अंदर भी और स्कूल में अगर है तो स्कूल में कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो भी वो जानते हैं। बट ये आपके टीचर्स हैं जिनका रोल सिर्फ क्या रह जाता है, नहीं भैया हमें तो बार बार से सिर्फ देखना है, ठीक, हमें तो सिर्फ आपका बाहर काम है, घर में आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, हम समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, बट उस तरीके से हम रोल प्ले नहीं कर सकते जो पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, सो होपफुली समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं जिससे आपको इजीली समझ में आए कि क्या है वो चीज। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आता रहे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट चीज समझाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक, ओके, इसमें क्या कह रहा है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, मतलब ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। अब इसको समझाता हूं, ईएमएफ क्या था, ईएमएफ था आपका वोल्टेज प्लस स्मॉल वी, और स्मॉल वी को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, वी प्लस आई आर स्मॉल आर लिख सकता हूं। स्मॉल आर का मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, ओम्स भैया ने मेरे को बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया आई आर का, तो हम उसी के बेसिस पर आई आर लिखेंगे, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बताओ अगर करंट ज्यादा होगा तो ये स्मॉल वी ज्यादा नहीं हो जाएगा, स्मॉल वी ज्यादा कंज्यूम करेगा, अगर स्मॉल वी ज्यादा कंज्यूम करेगा तो कैपिटल वी की वैल्यू क्या होगी, ई माइनस, अगर मैं इधर से कैपिटल वी की वैल्यू निकालूं तो कैपिटल वी इज व्हाट, ई माइनस स्मॉल वी। तो जितना, और इसको अगर मैं डाल दूं तो ये, तो अब खुद सोचो अगर करंट बढ़ेगा तो ईएमएफ तो जैसा है टोटल पोटेंशियल जितना क्रिएट हो गया तो हो गया, बट इसकी वजह से वो V को कम कर देगा, नहीं कर देगा। अगर I की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो E में से, E तो फिक्स है 10,
मान लो ये 1 हो गया और ये भी 1 था, 1 इंटू 1 9 हो गया। अब ये 2 हो गया तो 2 इंटू 1 ये 8 रह जाएगा। अगर ये 3 हो गया तो 3 इंटू 1 ये 7 रह जाएगा। अगर ये 4 हो गया तो 4 इंटू 1 ये 6 रह जाएगा। तो ये इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि जितना करंट ड्रॉन होगा वो करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, एक पोटेंशियल बनाएगा। और वो पोटेंशियल कहां है? सर्किट में, सेल के बाहर नहीं जी, वो तो सेल के अंदर ही है, वो तो खुद ही आपस में भिड़े जा रहे हैं। तो वो अंदर का ही वाद विवाद को सॉल्व करने में रह जाएगा और बाहर नहीं आ पाएगा। तो मोर करंट ड्रॉन सेल लेस इज द टर्मिनल वोल्टेज, बाहर का वोल्टेज तो कम होता चला जा रहा है इसकी वजह से। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? और लास्ट है इट इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज। ऑब्वियसली अगर ये V0 हो गया, इफ स्मॉल v इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू कैपिटल V नहीं बचेगा। अभी जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो वही चीज है कि इट इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज। ठीक, ईएमएफ कैसे नापेंगे? सेल को डायरेक्ट ओपन सर्किट में ही आप उसे मेजर कर लिए, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। और इसमें वाले में क्या कह रहा है? इट इज इक्वल टू द ईएमएफ, ईएमएफ के बराबर तो हो जाता है, व्हाइल लेस देन द ईएमएफ, जब अगर वो ईएमएफ से कम होगा, क्योंकि जब यूज हो रहा होगा, क्योंकि करंट जब यूज हो रहा होगा तो करंट होगा, करंट इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्टिव कर देगा, तो वोल्टेज से यानी टर्मिनल वोल्टेज से वो हमेशा कम रहेगा। तो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी आपको, क्योंकि देखो जितना मैं बेस्ट दे सकता हूं बेटा, मैं आप लोगों को सबके लिए बेस्ट दे रहा हूं। आपको समझना है, अगर कोई भी डाउट होता है कि सर मुझे इस तरीके से समझ में नहीं आया, ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, प्लीज बता दो, तो मैं शॉर्ट वीडियोस बना के उस पर डाल दूंगा आपका यूट्यूब पे, तो उससे आपको समझ में आएगा। तो प्लीज 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 इस चीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक, अगर मन लगाओगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। सिंपल है भाई, वोल्टेज का मतलब कुछ और नहीं, पोटेंशियल है। जैसे आपके अंदर हम बोलते हैं ना कि पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, तो वही चीज है कि एक सेल के अंदर आपने चार्ज को घुसेड़ के रख दिया, अब वो सब मूवमेंट का मौका दो। अगर सेल के अंदर ही कुछ खराबी है, ये सेल के अंदर ही कुछ रुकावट है, तो पहले उस रुकावट को ओवरकम करना पड़ेगा और उसके बाद वो सर्किट को ओवरकम कर पाएगा। तो ये चीज है बस आपको समझने की। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जाने से पहले आप एक लाइन लिख लीजिए कि इन सीरीज करंट रिमेन द सेम एंड पोटेंशियल चेंजेस। ठीक है, और इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन द सेम एंड करंट चेंजेस। ये लाइन लिख लीजिए, होपफुली लिख लिया होगा। अब इसका मतलब समझाता हूं कि अगर एक सर्किट में मान लो 3 रेजिस्टेंस है ऐसे कनेक्टेड, ठीक है, एक का है R1, एक का है R2, एक का है R3 रेजिस्टेंस। तो अगर मान लो इसमें करंट आ रहा है I, अभी तो मैंने कोई सेल वेल कुछ नहीं बनाया, सिंपल है कि I आ रहा है। अब कहीं कहीं टूट के जाने का रास्ता है भैया? देखो सीधी बात है, नदी को सोचो, ये एक नदी है और यहाँ पे आपने हडल्स लगा रखे हैं। हडल समझते हो? मतलब एक तरीके से जो टर्बाइंस होती हैं जो जनरेट करते हैं, वो लगा रखे हैं आपने 3। तो अगर नदी ऐसे फ्लो कर रही है, तो नदी में अगर टर्बाइन है तो नदी उस टर्बाइन को रोटेट कराएगी, और रोटेट कराएगी तो ऑब्वियसली उससे कुछ वर्क डन होगा। बट क्या नदी यहां से बट के निकल जाएगी? कहीं नहीं निकलेगी। तो नदी यानी I R1 से भी कितना पास होगा? I, R2 से भी कितना पास होगा? I, और R3 से भी I पास होगा। यानी सारी तरफ से I ही पास होने वाला है आपका करंट। अब मैं एक चीज बात बताता हूं कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल अगर मैं बात करूं तो वो पोटेंशियल होगा V1। क्यों होगा वो समझने वाली बात है कि अगर नदी बह के पीछे से आ रही है और वो पहले हडल पे टकराई, यानी पहले टरबाइन पे टकराई, तो वो उसको जितना रोटेट करा रही है तो उससे कहीं ना कहीं उसकी स्पीड स्लो हो गई, यानी उसकी उतनी क्षमता नहीं रही। और जब वो दूसरे से टकराएगा तो शायद वो उसकी क्षमता वहां वो कंज्यूम हो जाए, और जो तीसरे से टकराएगा तो शायद उसकी वहां कंज्यूम हो जाए। तो इसका मतलब पहले टरबाइन के बाद दूसरे टरबाइन पे जब वो जा रहा है तो उतना क्षमता, जैसे आप मैं आपको बोलूं कि आप एक राउंड लगाइए, आपके पास एक एनर्जी, आप पूरे चुस्त है, और अब मैं बोलता हूं आप राउंड लगाओ। शायद आप पहला राउंड बहुत तेज लगाओगे, दूसरा राउंड थोड़ा सा कम हो जाओगे पहले राउंड से, तीसरे में थोड़ा कम, और ऐसे करते 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 जितने राउंड आप बढ़ाते जाओगे उतने कम होते जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस आगे बढ़ता जाएगा करंट तो जाएगा यही, बट इसकी ताकत, इसकी पोटेंशियल, इसके अंदर का जो वर्क है, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क V इक्वल्स टू W बाई Q, वर्क डन। और अगर Q1 मान लेते तो V इक्वल्स टू W।
ठीक, तो वो उसके अंदर का जो वर्क डन है, यानी उसके अंदर की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसलिए सीरीज में जब हम बोलते हैं, ठीक है, जब सीरीज में हम बोलते हैं, सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पोटेंशियल क्यों चेंज हो जाता है भाई, सीधी बात है, एक के बाद एक बार हडल आते रहेंगे तो पोटेंशियल तो ऑब्वियसली चेंज होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो हम मानते हैं भाई आर रेजिस्टेंस है, वो क्या, अब इमेजिन करो इन 3 टरबाइन की जगह मैं बड़ा टरबाइन लगा दूं, यानी इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं ऐसे में कि इसकी जगह सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, और अभी भी करंट तो आ ही जाएगा ना इसमें से। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आई जा रहा था, हमने 3 अलग अलग रेजिस्टेंस लगाए थे, मैंने कहा भाई तीनों को जोड़ दो, आर बना दो। मुझे नहीं पता किस तरीके से जोड़े, सीरीज है बट अभी मुझे नहीं पता किस तरीके से जोड़े, क्या है फॉर्मूला मेरे को नहीं पता, बट मुझे इतना पता है आई करंट पास हो रहा है आर में से, तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला भैया हमारे ओम्स सर ने बहुत हेल्प करी है इसमें, V = IR, ये तो होगा, इतना तो आप सभी के मानते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, टोटल पोटेंशियल इसमें कितना करा, अब देखो V इसका पोटेंशियल माना है हमने, मतलब कितनी ताकत इसने ले ली, V1 ले ली, R1 से पास होते हैं, तो V1 क्या ये नहीं होगा IR1, इस कैपिटल आई मान लो इसे, ठीक, और V2 क्या होगा IR2, और V3 क्या होगा IR3। इतनी बात समझ में आई? और टोटल पोटेंशियल अगर मैं बोलूं V, टोटल पोटेंशियल V क्या है, V1 + V2 + V3, भाई इतना पोटेंशियल अगर आपने दिया, जो V था तो वो तीनों में ही तो बट गया V। मैं अगर आपको 100 रुपए देता हूं, बोलता हूं 3 बच्चे हैं, तीनों में बांट दो, तो बराबर बराबर है, किसी भी तरीके से बांटा, वो अपना बांट लिया ना, पूरे पैसे खत्म हो गए, तो वही V1 V2 V3, तो V क्या था IR, और ये क्या था IR1 IR2 IR3। अगर मैं सारी इक्वेशंस को I से डिवाइड कर दूं, सारी इक्वेशन को I से डिवाइड कर दूं, तो देखो जरा क्या आता है बेटा जी, जल्दी से बताना होगा, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, I से सब कट जाएगा, तो R = R1 + R2 + R3। तो अगर 3 रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, R1 + R2 + R3। अगर 2 होंगे तो R1 + R2, 4 होंगे तो R1 + R2 + R3 + R4। अब हम बोलते हैं कि लेट देयर इज एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैसे करेंगे, R equivalent = NR, बस। अगर उनका रेजिस्टेंस R है तो n नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो प्लस ही करना है, और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेशन ऑफ एडिशन, ठीक है। तो होपफुली चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि तो बहुत सिंपल है, आप जो चीजें ऑब्जर्व करते हो उसके बेसिस पे अगर आप इसे देखोगे तो आराम से कर लोगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इन पैरेलल में क्या होता है, हम अब पैरेलल वाला देखते हैं। पैरेलल में मैंने अभी आपको एक लाइन लिखवाई थी, मान लेते हैं अभी यहां पे 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 और तीसरा है आपका R3। मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि इन सीरीज करंट रिमेन द सेम एंड पोटेंशियल चेंजेस, और वो मैंने देखा भी, और मैंने लाइन लिखवाई थी इन पैरेलल करंट चेंजेस एंड पोटेंशियल रिमेन द सेम। तो उससे पोटेंशियल रिमेन द सेम बाय, पोटेंशियल क्यों सेम है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो यहां से आपको यहां पहुंचना है, एक बंदा यहां खड़ा है, उसको यहां पहुंचना है, और इसकी हाइट इस पेमेंट से h है, ठीक है, और एक यहां लिफ्ट भी है, लिफ्ट से भी जा सकता है, और यहां पे ही थोड़ी दूर पे मतलब ऐसे स्टेयर्स भी, मतलब वो एस्केलेटर भी, वो भी यहां h हाइट तक देगा। तो एक बार बंदा यहां से स्टेयर्स चढ़ के गया यहां तक, उसका मास m है, एक बार एस्केलेटर से गया और एक बार लिफ्ट से गया। सोचने में हमें लगेगा भैया लिफ्ट से सबसे इजी है, एस्केलेटर से थोड़ा है, और सीढ़ी से ज्यादा मेहनत करी, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो जब यहां पहुंचा तो उसके पास mgh एनर्जी थी, चाहे वो किसी भी मेथड से आया हो। तो ये होता है कन्वेंशनली, जो कि इनिशियली और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड नहीं करता कि बीच में वो किस रास्ते से आया, कितना करा, जैसे फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कौन से रास्ते से, बट ये डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी रास्ते से आ सकता है और इसके बेसिस पे। तो वैसा ही कुछ यहां नहीं है क्या, अगर आई करंट आया
तो यहां से अगर करंट गया ऐसे 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 यहां पहुंच गया, और यहां से जाएगा तो यहां से चलेगा और यहीं पहुंचेगा, और अगर नीचे वाले आर्म से गया तो यहां से यहां। तो इस तीनों के रास्ते सेम ही तो है भाई, इनिशियली चल भी एक जगह से रहे हैं वो और पहुंच भी एक ही जगह को रहे हैं वो। तो क्या तीनों ने बराबर पोटेंशियल एनर्जी वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, यानी तीनों का पोटेंशियल सेम रहेगा नहीं रहेगा? समझ में आ रहा है? तो बहुत रियलिस्टिक लाइफ से ही है करंट भी। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं हम? इसे V मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पहली चीज ये सबसे पहले आप समझो, क्योंकि देखो कोई इतना रियलिस्टिक नहीं करेगा, आपको रियल लाइफ से जोड़ के सिखा रहा हूं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से? अगर नहीं आ रहा तो प्लीज बताना कि क्या चीज समझे, मैं उस पर वर्क करूंगा, देन वी विल इंप्रूव, मैं भी और आप लोग भी अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है? तो V वो है, बट क्या जब करंट यहां से जाएगा तो यहां उसमें तीन रास्ते नहीं हो जाएंगे? तो करंट कुछ यहां से जाएगा I1, और कुछ यहां से जाएगा I2, और कुछ यहां से जाएगा I3। अब देखो I1 ऊपर से जाके R1 से पास हुआ, I2 नीचे जाके किससे पास हुआ? इससे पास हुआ, और I3। तो करंट अगर मैं कहूं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं? भाई R मुझे नहीं पता किस तरीके से है, बस I इसमें से पास हुआ। तो अगर इसका पोटेंशियल V है जो मैंने यहां माना है, तो V इक्वल टू आएगा ओम्स, भैया की जय हो, उन्होंने बताया हमें फॉर्मूला ये V, ठीक? तो यहां पे भी करंट जो टोटल करंट आई था, जिसे मैंने बोला I1 में टूटा, I2 में टूटा और I3 में टूटा, तीन पार्ट में तो टूटा है। तो I1 तो I की वैल्यू तो V अपॉन R होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? इसका क्या होगा कालिया? I1 पास हो रहा है R1 से सरकार, तो क्या मैं इसे V अपॉन R1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। I2 क्या होगा? I2 पास हो रहा है इसमें तो V अपॉन R2, और I3 पास हो रहा है नीचे से तो V अपॉन R3। अब मुझे बताओ, पिछले वाले में करके दिखाया, इस वाले में करने की जरूरत है क्या? मैं V से डिवाइड नहीं कर सकता? तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसी के बेसिस पे वो कह देते दो होंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तीन होंगे तो यही है, चार होंगे तो एक और कर देना, और अगर ऐसे कई सारे हो गए तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R करते करते n टाइम्स हो जाएगा। तो क्या मैं इसे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n अपॉन R लिख सकता हूं? तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R बाय n हो जाएगा नहीं हो जाएगा पैरेलल के केस में? अब देखो सीरीज में n ऊपर था तो मल्टीप्लाई कर रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ा रहा था, तो मतलब जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, और जब वो कनेक्ट होते हैं पैरेलल तो रेजिस्टेंस क्या होता है? घट जाता है। अब वही क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जो कह रहे होगे आप सर ये तो हमेशा देते हैं, दो रेजिस्टेंस है मान लो, ठीक है, दो रेजिस्टेंस है और उन्होंने VI का ग्राफ दे रखा है। अब बताओ वो A वाले केस में पैरेलल में होंगे या B वाले केस में पैरेलल होंगे, या कौन से केस में क्या है? तो A वाले केस में VI का ग्राफ जितना उठता है वो उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, B वाले में ज्यादा है और A में कम है, यानी B वाले केस में वो सीरीज में गए होंगे, क्योंकि सीरीज में करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, और A वाले केस में वो पैरेलल में गए होंगे। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आए कैसे ड्राइव हुए? प्रीवियस वाला भी समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, एंड देन उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम देखेंगे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। तो इसके लिए बहुत ध्यान देखिए कि अभी हमने करा EMF जो होता है वो होता है पोटेंशियल, यानी टर्मिनल वोल्टेज और स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप। तो स्मॉल v क्या होगा? EMF माइनस कैपिटल V होगा नहीं होगा? अब इसके बेसिस पे अगर मैं कहूं ये आपके भाई साहब हैं IR स्मॉल r, तो E माइनस V, और स्मॉल r को E माइनस V अपॉन I लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? ठीक, यहां से आपका हो जाएगा, ठीक। बट वो कह रहे हैं नहीं भैया R और E और V के बेसिस पे दो रिलेशन, तो ये तो रिलेशन E V और I के बेसिस पे हो गया। इसमें से अगर मैं V कॉमन ले लूं, ठीक है, ध्यान से देखना, V कॉमन ले रहा हूं, तो V कॉमन लूंगा तो न्यूमरेटर में E बाय V हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और 1 बच जाएगा। यहाँ पे जब कोई भी कॉमन लेते हैं तो जहां पे वो होता है तो वो तो बाहर आ जाता है, और जहां नहीं होता वहां डिनोमिनेटर में ला देते हैं, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे I है, ठीक है,
तो अब I को अभी हमने देखा V इक्वल टू आई आर, तो I का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो R इक्वल टू, जब मैं इसको V E अपॉन V माइनस 1 अपॉन, और इसको मैं लिख रहा हूं V अपॉन R, तो ये R न्यूमरेटर में जाएगा, यानी स्मॉल r इक्वल टू V R E अपॉन V माइनस 1 अपॉन में एक और V, इस V से V कैंसिल, तो एक रिलेशन क्या आ गया, R और कैपिटल R में, कैपिटल R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1। अब देखो बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, क्या बोल रहा हूं, ये एक रिलेशन है, क्यों समझा रहा हूं वो चीज को समझो। जब E पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। जब पोटेंशियल यानी सेल का पोटेंशियल ही ईएमएफ के बराबर आने लग जाए तो R यानी 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो R की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, 0। जब इफ वोल्टेज ही क्या हो जाए, ईएमएफ के बराबर हो जाए। समझ में आई बात या नहीं? यहां करंट अगर हो जाएगा तो वो है। तो बहुत समझना है रिलेशन को कि क्या पूछा है आपसे, क्योंकि इंटरनल रेसिस आप निकाल नहीं सकते, कितने मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं हुए आप निकाल सकते हो, काउंट कर सकते हो, हाँ भाई मोंटी तू आयनाइज नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं मुझे। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये रिलेशन की जो जो चीजें मेजर, आर आप मेजर कर सकते हो, ईएमएफ आप मेजर कर सकते हो, पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हो, तो इससे इंटरनल रेसिस आप निकाल सकते हो। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, अब हमें सीखना है कि रेजिस्टेंस कैसे निकालें, टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे और उसके बाद हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स फॉर्मूले पे लेके चलता हूं कि अगर रेजिस्टेंस ऐसा हो 2 और 3 ओम, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं इन दोनों के बीच में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो सीरीज में ही है, ठीक है, क्योंकि कई बार डायग्नोस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो क्या है। तो पहला तो समझ में आया आपको, अगर ये ऐसे होते तो 6 ओम और 3 ओम। अरे सर बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हो, दिख रहे हैं ना, क्योंकि पैरेलल है। तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बुक में शायद मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से करिए, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला तो यही है ना। फिर कितने फॉर्मूले याद करोगे, 6 और 3 का 6, 1, 3 का डिनर 2, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा R इक्वल टू 3 बाय 1 अपॉन R इक्वल टू 3 बाय 6, R इक्वल टू 6 बाय 3 विच इज R इक्वल टू 2 ओम। देखो यही हुआ है ना, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, अगर कुछ और हो जैसे 1 और 2 ओम और उसके बाद ये 6 ओम, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सोचना है भाई इन दोनों को पैरेलल नहीं कर सकते, पहले इसको सीरीज में करना है। यानी एक ब्रांच में अगर सीरीज में 2-3 है तो आप पहले उसको सॉल्व करिए और उसके बाद पैरेलल को सॉल्व करिए। तो इन दोनों को मैं पहले ले लूं, तो R इक्वल टू यहां पे लिखना पड़ेगा 1 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, क्योंकि देखो जब सिंपल चीजें थी जब अब कुछ नहीं लिखा, जब एक के बाद एक है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट मीन्स R इक्वल टू 3 ओम। और हो सके तो सर्किट बना दो कि ये 3 ओम हो गया और ये आपका 6 ओम हो गया। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में, और वर्किंग यही है जो मैंने करी थी, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप लिखेंगे, पहली बता रहा हूं, ठीक है। 1 अपॉन R इक्वल टू 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 का डिनर 2 जा प्लस 6 का डिनर 1 जा, 1 अपॉन R इक्वल टू 3 अपॉन 6, R इक्वल टू 6 बाय 3 दैट मीन्स 2, ठीक है, ये चीज समझ में। अब अगर ये ही चीज कुछ ऐसी हो कि ऐसा आ रहा है 1 ओम यहां पे और 1 ओम यहां पे, 2 ओम यहां पे और यहां से भी 2 ओम। अब देखो ये ना सिर्फ फिगर कॉम्प्लिकेट करने के लिए, इस फिगर में कुछ है नहीं ऐसा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहां से तो तार टूटा, यहां से 2 अलग अलग करंट गए होंगे, बट यहां से तो मुड़ा है ना, ये टूटा थोड़ी है। तो ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये तो सीरीज हुआ,
तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, आप लिखेंगे 1 एंड 1 ओम हमारी सीरीज, तो 1 प्लस 1 यानी 2 ओम हो गया। और नीचे वाले में भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ये 2 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 ओम, ये भी सीरीज में हो गया। अब क्या मैं इस टूटे हुए वायर को जो अलग अलग डिजाइनर फॉर्म में दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 और नीचे वाले का 4 ओम इस तरीके से? तो इन दोनों को जब ऐसे बना दोगे 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 लिख दो, 1 अपॉन आर, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, 2 3 सॉरी 2 1 और आर की वैल्यू आएगी 4/3 ओम। सही है? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, बट आपको आना चाहिए वो चीजें कि किस तरीके से आपको करना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे वो कहते हैं कि एक स्क्वायर ले लो भैया, और स्क्वायर की तीनों ब्रांच पे आप मान लो 2 2 ओम लगा दो। तो हमने कर दिया भैया जैसा बोला उन्होंने, 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम हमने लगा दिया। ए का ए, बी, सी और डी। अब देखो क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि डायगोनल एंड पे निकालो। अब डायगोनल एंड क्या होगा, ये। तो अब क्या ये वही वाला क्वेश्चन नहीं तो जैसे अभी करा है, यहां से आया करंट टूटा तो 2 प्लस 2 ये सीरीज हो जाएगा, यानी 4, 2 प्लस 2 ये भी 4 और 4 और 4 क्या है पैरेलल में, तो आप निकाल सकते हो। नहीं आता प्लीज बच्चों फील कंफर्टेबल कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मुझे ये वाला नहीं आया, प्लीज बता दिए, तो आई मेक अ स्पेशल शॉर्ट वीडियो ऑन दैट और मैं सिर्फ एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो 2 और ये 2 सीरीज में हो जाएंगे, तो ये तो डायगोनल का हो गया। कभी कभार वो कहते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ये एक और ये एक, तो उसमें ये 3 सीरीज में हो जाएंगे। तो एक बार डायगोनल करते हैं और एक बार एडजेसेंट करते हैं, ठीक है? तो अक्रॉस, ठीक, ए एंड सी, ठीक, ए एंड सी पॉइंट पे, तो 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर, 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4 ओम, और नीचे वाले भी वही है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए पॉइंट को ऐसे बना रहा हूं और यहां से मैं 2 ब्रांच निकाल दे रहा हूं जिसमें 4 ओम ऊपर टंग रहा है और 4 ओम नीचे टंग रहा है, और इनको मैं ऐसे जोड़ दूंगा। ये मेरा पॉइंट जो है वो सी है। डी और ई तो मिक्स हो गया, ये तो मुड़ा हुआ था ना, तो इस पॉइंट को मैं एग्जिस्ट ही नहीं करा मेरे केस में। तो 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, तो आर की वैल्यू 2 ओम, ठीक है? इसी सेम डायग्राम को अगर मैं ऐसे ले लूं कि मेरा ऐसे है और अब की बार ये चीज इधर है ऐसे, तो देखो ये 2 ओम और उसके बाद ये मुड़ा है, तो फिर से 2 ओम और फिर से मुड़ा है और फिर से 2 ओम, तो ये तो 3 सीरीज में हो गए। तो R इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2 नहीं लिख सकता मैं, 6 ओम, तो ये सीरीज हो गया। तो मैं क्या ऐसे ऐसे जोड़ दूं A और D, तो A से मेरा एक जुड़ा जिसमें मेरा ये 6 ओम बना और एक छोटा सा जिसमें मेरा 2 ओम बना, ठीक? ये पॉइंट का नाम A और इसका नाम D। तो क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं है? 1/6 प्लस 1/2 फॉर्मूला लिखने मत भूलिएगा। 6 आएगी 1, 2 का टेल में 6 का बता 3, तो R की वैल्यू आ गई 4/6, 1 अपॉन R की सॉरी R की वैल्यू हो जाएगी 6/4। इसको डिवाइड करना चाहो कर लो, वरना ऐसे छोड़ना छोड़ दो, ठीक है? और भी जैसे हेक्सागोनल को लेके बना सकते हैं, वो कोई भी फिगर को लेके कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई भी फिगर नहीं आता तो प्लीज आप मुझे बताइए। अगर नहीं आता तो मेरी मेल पे कर सकते हैं daselvin@gmail.com। आप उस पर भी मुझे लिख सकते हैं कि सर ये वाला मुझे फोटो डाल दिए, मैं उस पर बताऊंगा, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, अभी एंड नहीं हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं और कुछ पोर्शन पावर और हीट का रह गया है, ठीक है? उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमें देखना है कि एक सर्किट में अगर पोटेंशियल गिवन होता है तो उस पोटेंशियल के बेसिस पे हमें कैसे बाकी सब चीजें की इंडिविजुअल करंट कितना जा रहा होगा एक रेजिस्टेंस में से, वो वाली चीजें भी अभी हमें निकालने को रह गई हैं, ठीक है? तो अभी जितना बताया उतना पहले समझिए, उसको नोट करिए, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन क्रैक करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं आएगा नहीं। और प्लीज 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 मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, आपके डेफिनेटली 95 प्लस में मार्क्स आएंगे फिजिक्स में, ठीक है? और प्लीज बताइए
आपको वीडियो कैसा लगता है अपने दोस्तों को शेयर करिए एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।